कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में अरेंज करते हैं। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके अंदर करना क्या है, आपको x और y की वैल्यूज ही फाइंड करने हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है और कहा गया है x, y, a और b के वैल्यूज बताओ, ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस टॉपिक मैट्रिसेस के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। देखो क्लास 10th आईसीएसई के अंदर मैट्रिसेस का एक टॉपिक है जो कि अदर बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस वाले लेक्चर के लिए सिर्फ आईसीएसई वाले बच्चे जिनके सिलेबस में ये है वो इसको देख सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में है उनके लिए हमारे पास मैट्रिसेस का लेक्चर है और इसके अंदर हमें क्या क्या जानना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, वो सब हम आपको लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिसेस का जो बेसिक है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों को मैट्रिसेस क्या होता है ये पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जाने कि मैट्रिसेस आखिर होता क्या है, फिर उसके अंदर रो और कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, एलिमेंट क्या होते हैं उसके, और उसके बाद हम किसी भी मैट्रिक्स को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो आपके सामने कुछ बना है इसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स का जो बेसिक है अगर वो आपका क्लियर हो गया उसके बाद आप मैट्रिक्स के अंदर काफी सारी चीजें अच्छी अच्छी जानोगे और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, किस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, किस तरीके से किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम कैसे बता पाएंगे, सिर्फ उसको देख करके या उसके ऑर्डर को देख करके ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स आखिर होता क्या है ये देखते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर का, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कुछ कुछ नंबर रखी जाएंगी, है ना, और उसको एक ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर सेंस में अरेंज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो नंबर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में अरेंज करते हैं, है ना। यानी कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसको हम कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज करते हैं, है ना, जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है इस मैट्रिक्स की, और ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है ये हमारे पास है कॉलम इस मैट्रिक्स की, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम फर्स्ट है, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइंस है उसको बोलते हैं कॉलम्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको बोलते हैं रोज, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक आपके सामने मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास एक ये और एक ये दो वर्टिकल लाइंस है यानी कि दो कॉलम्स है, और हमारे पास यहाँ पर देखो एक ये रो मिल गया और एक रो ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रो और दो कॉलम्स इस मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। आप इतना तो जान गए कि इसमें हम क्या करते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में एलिमेंट्स मतलब नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। वो जो नंबर्स होते हैं जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर 5, 6, 7, 8 आपको 4 नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम इनको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो इस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को कैसे दिखाया जाता है वो हम बताएंगे बाद में, पहले आप ये जानो कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए आपको ये जानना होगा कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको एक मैट्रिक्स के अंदर मान लो यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनाई और इसके अंदर क्या है, कितने रो हैं, इसके अंदर 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसको हम लिखेंगे 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। कैसे हुआ देखो यहाँ पर कि नंबर ऑफ रो
नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अगर देखो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स m रो और n कॉलम्स है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर m रो मतलब कितनी भी रोज हो और कितने भी कॉलम्स हो, तो m क्रॉस n की फॉर्म में उसका ऑर्डर लिखा जाएगा और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनका मल्टीप्लाई करके ही पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे इस वाले मैट्रिक्स के अंदर देखो आप, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम्स है, तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम कहें कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, इनका मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 2 into 3 जो कि 6 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज 6, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 6 हो जाएंगे, ठीक। तो इतना आप समझ गए। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू मतलब क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये होता है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का तरीका, ठीक है। रो और कॉलम कैसे पहचानोगे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उनको आप कहोगे रोज, जितनी भी वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी उनको बोलेंगे कॉलम्स, ठीक है। इतना क्लियर है। ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे हैं जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, अगर हमें किसी एलिमेंट को दिखाना है, अगर हम पूछें आपसे कि किसी मैट्रिक्स में सेकंड रो का थर्ड कॉलम किस पोजीशन पर उस मतलब कौन सा एलिमेंट है, जैसे मान लो अगर ये मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी है और मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि इस मैट्रिक्स का ये A23 एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, तो अभी आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो देखो वो हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना। अब हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर आपके लिए एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 नंबर्स है, यानी कि 4 एलिमेंट्स है। नंबर्स है उन्हीं को एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पहला नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ध्यान रखना कभी भी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से दिखाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है वो इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे A1 और 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एलिमेंट्स को लिखा जाता है AIJ की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है, AIJ के फॉर्म में। A का मतलब है कि सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और I का मतलब है पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो, और J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये क्या लिखा है, ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 4। ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो ये वाला है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, मतलब फर्स्ट रो A1 और 2 करके दिखाएंगे, ठीक है। इस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A12 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले एलिमेंट की, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A, क्योंकि ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम इसको सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 से दिखाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारे पास सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, यानी कि A22 है हमारे पास ये वाला एलिमेंट। समझ पा रहे हो आप, है ना, कि अगर हम आपको किसी भी इसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कैसे लिखे हमने, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स इस तरीके से दिखाए गए हैं, है ना। जो पहला एलिमेंट होगा उसको लिखेंगे A11 क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। ये क्या है, ये अब सेकंड रो में आ गए क्योंकि अभी हम फर्स्ट रो में चल रहे थे, तो
यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर आओ सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर आओ सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो A22 से दिखाया, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे कैसे, AIJ की फॉर्म में, ठीक है। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। J का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो हमेशा आपको रो को पहले रखना है और कॉलम को बाद में रखना है, ठीक है। जो जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो रो पहले कॉलम बाद में, रो पहले कॉलम बाद में, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा तो भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, पहले नंबर ऑफ रो फिर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कितनी रो है, 1 और 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 आ गया, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, सेम यही है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें क्योंकि 2 रो है और 2 ही कॉलम्स है, इसको बोलेंगे 2 क्रॉस 2। अगर हम आपसे कहें कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लो हम आपको हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक मैट्रिक्स देते हैं और जो कुछ अभी बताया गया उसको हम उसके अंदर से निकाल करके बताते हैं ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आप लोग ध्यान से देखो और बताओ कि इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, हमने रिप्रेजेंट किया है कि कैपिटल A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। आपको करना क्या है, इसके सभी एलिमेंट्स को लिखना है और इसके ऑर्डर को लिखना है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती हुई दिख रही है, तो देखो 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही हैं। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर ऑफ रोज भी उतने ही, यानी कि 3 रो है हमारे पास। तो ऑर्डर जब लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब ये लिखोगे तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, तो 3 लिखा, क्रॉस करके क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कॉलम कितने दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम को कितने मिले यहाँ पर, 3 मिले। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 क्रॉस 3, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आपसे कहें कि बताओ इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आपको इनका मल्टीप्लाई करा के लिख देना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल 3 इंटू 3 यानी कि 9। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। काउंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे इनका मल्टीप्लाई कराओ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम आपसे कहें कि मुझे बताओ कि इसकी 2,3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। 2,3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि A23 बताओ, ठीक है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये दोनों ही चीजें एक है। इसको इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। A23 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और आपके बुक में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे भी गए हैं कि A2,3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है वो बताओ। इसका मतलब है कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। तो सेकंड रो का कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड रो का थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट मिला, बी मिला। तो 2,3 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, बी है, यानी कि A23 का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है। अगर हम कहें कि इसके सभी एलिमेंट्स की पोजीशन लिख करके, एलिमेंट्स लिख करके बताओ कि क्या क्या है, देखो कैसे बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी 1,1th पोजीशन पर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम A11 से दिखाते हैं, ठीक है। और जो कि हमारे पास ये है, क्योंकि A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट हुआ जो कि हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, तो हमने क्या कहा कि इसकी फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम है वो
मतलब 1, 2th पर जो एलिमेंट होगा उसको हम A12 से दिखाएंगे, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू है यहाँ पर A। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन भी आएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही करने। अब अगर हम आपसे कहें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, यानी कि 1, 3th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहोगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाले एलिमेंट की बात हुई। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, A13, जिसको हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 4। ठीक है, तो ये हो गया 1, 3th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो, है ना। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि A31 या फिर 3, 1th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, तो 3 का मतलब है कि थर्ड रो और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पर ये एलिमेंट आ रहा है, इसका वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें A32 बताओ, यानी कि 3th रो और सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो 3 रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम पर ये वाला एलिमेंट आ रहा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे ये वाला एलिमेंट है। अगर ऐसे ही कहें कि A33 बताओ या फिर 3, 3th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो बताओ, तो 3 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये आ रहा, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आया, 8। ठीक है, इस तरीके से लिखे जाते हैं एलिमेंट्स, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एलिमेंट को। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप उसका ऑर्डर जान जाओगे कि ऑर्डर कैसे पहचाना जाता है। ऑर्डर पहचानने का सिंपल मेथड है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों अगर पता है तो रो को पहले लिखो, कॉलम को बाद में लिखो, हो गया ऑर्डर। ठीक है, एलिमेंट्स कहते बताए जाते हैं, इस तरीके से बताए जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, हर एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे, देखो इस वाली मैट्रिक्स के अंदर देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो A मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम दिखाते हैं A11 से, सेकंड एलिमेंट को दिखाते हैं 12 से, और थर्ड एलिमेंट को 13 से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, A11 की जगह पे 4 है, 12 की जगह पे A है, और 13 की जगह पे 4 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दिखाना है तो 21 से, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट दिखाना है तो 22 से, और सेकंड रो का थर्ड कॉलम दिखाना है, थर्ड एलिमेंट दिखाना है तो 23 से, है ना। इसी तरीके से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट इस तरीके से दिखाया जाएगा, है ना। तो ये है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ये हमारे पास एक जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। तो सिंपल है, आप लोग पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है और कहां पर कैसे गिवन है। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसके अंदर आप बताओ कि क्या, मतलब जैसा अभी हमने आपको ये बताया वैसा ये क्वेश्चन भी है। देखो यहाँ पर ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और इसके एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है ये बताओ, सब कुछ बताना है इसके अंदर। देखो ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स पर डिपेंड करेगा। इसके अंदर रो कितनी है, 1 और ये 2, तो नंबर ऑफ रो है 2 इसके अंदर, कॉलम्स कितने 1, 2 और 3, तो ये नंबर ऑफ कॉलम कितने होगा 3, तो 2x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें कितने हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे 6, इनका मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर क्या है 6 है। अगर इसकी हम कहें आपसे कि इसका 3, 2th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है ये बताओ, 2, 1th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है ये बताओ। ठीक है, इसी का 1, 2th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है ये बताओ। ठीक है, सिर्फ इतने पूछे गए। तो आप देखोगे 1, 2th का मतलब होता है कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये दिख रहा है। फर्स्ट रो का मतलब है कि आपको पहली रो के अंदर देखना है, सेकंड कॉलम का मतलब है जहां पर सेकंड कॉलम काटे, तो यहाँ पर कट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आया 3, तो इस एलिमेंट का तो वैल्यू आ गया 3। यहाँ पर थर्ड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, अब ये बताओ थर्ड रो का सेकंड कॉलम, क्या इस वाली मैट्रिक्स के अंदर आपको तीसरी रो दिख रही है, नहीं दिख रही है,
तो ये तो वैलिड ही नहीं है क्वेश्चन इस वाले मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, इसके अंदर रो है सिर्फ 2, और यहाँ पर आंसर पूछ रहा है थर्ड रो की बात कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन इसके लिए वैलिड नहीं है। बात करते हैं 2 1 की, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाले एलिमेंट की बात करी गई, तो ये क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता पाओगे कि क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर और क्या होती है इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सब कुछ मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में जान जाओगे तो आप लोग मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जान जाओगे, ठीक है। आपको अगर जानना है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो पहले तो ये जान जाओ कि हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो देखो हम बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स बोल दो, मैट्रिसेस बोल दो, दोनों ही बातें सेम है। अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स, ठीक है, मान लो x y z और w, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है a b c और d, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये 2 मैट्रिक्स इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। क्या होंगे? दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, तभी हम 2 मैट्रिक्स को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। जब 2 मैट्रिक्स को इक्वल रखा जाएगा तो उसका जो पहली वाली मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। मतलब है कि इसका जो a11 है वो इसके a11 के इक्वल, इसका जो a12 है वो इसके a12 के इक्वल, इसका जो a21 है इसके a21 के इक्वल होगा, और इसका जो 22 है वो इसके 2 और 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब यही होता है ना। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसके आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों के ऑर्डर सेम है, देन क्या हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो x है वो a के इक्वल है, ठीक है, और ये जो y है वो b के इक्वल है, और ये जो z है वो c के इक्वल है, और ये जो w है वो d के इक्वल है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं जब हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखनी होगी तब, ठीक है। इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कहा जाए x y 2 और 1 इज इक्वल -3 2 1 और 0 लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y कहा जाए, ये क्वेश्चन छोटा सा, और कहा जाए x और y के वैल्यू बताओ, अगर ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है देन, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है इसका मतलब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो आप लोग पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या ये इक्वल है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 क्रॉस 2 है, तो हाँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर क्या है, दोनों के ऑर्डर तो सेम हो गए, ठीक, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, है ना। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर 2 1 होना चाहिए, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जो x है वो -3 के इक्वल हो जाएगा, y है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा -3 और y का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तक के कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया है। अगर आप लोग मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हो तो इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर को जरूर देखना, उसके अंदर हम आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में भी समझाएंगे, यानी कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है 2 मैट्रिक्स के अंदर, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर डिपेंड अब हम 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बुक में, इसके ऊपर, है ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और जो अभी आपको हमने बेसिक बताया उस पर डिपेंड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी कभी कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स को, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको दिया जाएगा और एक
एलिमेंट्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट आ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, ठीक है। ऑर्डर मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स हमको निकालने हैं। किस फॉर्मूले से हमको एलिमेंट्स निकालने हैं, तो aij इज इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है। इसका यूज करके हमको इस वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं और उस मैट्रिक्स को लिखना है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर कोई 2x2 यानी कि जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम्स हो, ऐसा मैट्रिक्स किस तरीके का दिखता होगा। लेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल 2 रो, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम्स, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, A11 होगा। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमारे पास A12 होगा। जो तीसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A21 होगा। और जो चौथा एलिमेंट होगा वो A22 होगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड, सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड, ठीक है। अब इसके अंदर जो सारे एलिमेंट आ गए, इन्हीं का वैल्यू हमको इससे फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि द एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू आई प्लस जे, इससे मिलेंगे। तो इससे अगर हम A11 का वैल्यू निकालें, ठीक है, सो A11 का मतलब है कि 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और A12 का मतलब है कि 1 + 2 करेंगे तो आएगा 3, और A21 का मतलब है कि 2 + 1 करेंगे तो आएगा 3, और A22 का मतलब है कि 2 + 2 करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो हमें ये सारे एलिमेंट मिल गए हैं, किसके यूज करके, इसको यूज करके मिल गए, है ना। तो यहां लिखेंगे नाउ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया, A इज इक्वल, जो मैट्रिक्स आया उसके अंदर A11 पोजीशन पे रखा जाएगा 2 को, A12 पोजीशन पे रखा जाएगा 3 को, A21 पोजीशन पे रखा जाएगा 3 को, और A22 पोजीशन पे रखा जाएगा 4 को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स आएगा जिसको इस तरीके से हमने फाइंड किया है, और यही हमारा आंसर है ना। तो कभी भी अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को कहा जाता है तो सबसे पहले आप उसके एलिमेंट्स को लिखो, उसके बाद जो फॉर्मूला आपको दिया गया है उसका यूज करके सारे एलिमेंट फाइंड करो, और जिस जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे गए उनको वहां पे रख दो, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करना होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास और वैल्यूज पूछे गए हैं, ठीक है। ये वाला तो समझ गए होगे। इक्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इक्वालिटी में हमसे कहा गया है x + 3y और y, है ना, और 7 - x और 4, ये हमारे पास एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के, ठीक। और ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है एक दूसरी मैट्रिक्स के जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 0 -1 और 4, ठीक है। इसके इक्वल है और कहा गया है कि x और y के वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। जो इसके अंदर आपको x और y दिख रहा है उसके वैल्यू हमको फाइंड करके बताने हैं। कैसे बताओगे, ठीक है। तो इक्वालिटी के बारे में अभी हमने आपको बताया कि इक्वालिटी का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो तो वो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा है उसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि उसका ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स का है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा है उसका भी ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास ये सेम ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स है और ये इक्वल भी है, ठीक है। इस वजह से इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, या बोल दो इक्वल, ठीक है। सो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, वैसे ये लिखना नहीं,
जरूरी नहीं है कि लिखो वो, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कंडीशन पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे सिर्फ इतना लिख देना कि द ऑर्डर आर सेम, ठीक है। अगर आपने लिख दिया ऑर्डर आर सेम, देन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, मतलब क्या है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये जो y है वो हो जाएगा -1 के इक्वल। तो y का वैल्यू हमको मिल गया -1, इस y का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे -1 रखोगे, 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है। और -3 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो गया 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, और y का वैल्यू -1 आ गया। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आप क्वेश्चन गिवन इस तरीके का, सिंपल आप क्या करो, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करो और अपना आंसर फाइंड कर दो, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा, है ना। और अगर मान लो इसके बाद आपको ये नहीं समझ में आता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है, ठीक है, तो बस आपको एक चीज लिखनी है, क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बस इतना लिखो और यहां से अपना वर्क चालू करो। सेम इतना ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपके स्टेप ना कट जाए इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे यूज करके इसको सॉल्व कर तो आंसर आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन छोटा सा और करा दे, फिर हम इस वाले लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर ही है, तो देखो कैसे होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और इसमें एलिमेंट्स हमको गिवन है 2x + 2, y² + 2, और है 5, यहाँ पर है y² - 5y, ठीक है। और इसके इक्वल में एक और मैट्रिक्स है, वो क्या है, x + 4 5 और 5 3y - 6, ठीक है। इसमें आपको जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x यहाँ पर देखो आपको x दिख रहा होगा, यहाँ पर y दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर करना क्या है, आपको x और y के वैल्यूज ही फाइंड करने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करना है और x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो देखो सिंपल है, करना क्या है, सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो तीनों को अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर नोट कर दो, ठीक है। तो 2x + 2 इज इक्वल x + 4 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ये। इस वाले को इसके इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा y² + 2 इज इक्वल टू 3y, सेकेंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड है हमारे पास y² - का 5y इज इक्वल -6, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। देखो y वेरिएबल इन दोनों में दिया गया लेकिन x सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x + 2 इज इक्वल टू x + 4 है, x को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो x इधर आएगा तो 2x से माइनस का x हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ x आएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो x का वैल्यू तो हमको मिल गया, ठीक है, लेकिन y का वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, देखो y की वैल्यूज क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड। पहले हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर गिवन है ये, हम इस 3y को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो y² - का 3y और यहाँ पर प्लस का 2 ऑलरेडी है, इक्वल में 0 आ गया, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं, यानी कि 3 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2 और ऐड करने पर माइनस का 3 आना चाहिए। तो ऐसे केवल 2 हो सकते हैं, -का 2 -का 1, इनको ऐड करोगे तो -3, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस वाले इक्वेशन में जो y की वैल्यूज आएंगे वो +1 और 2 होंगे, ठीक है।
ठीक। इक्वेशन सेकंड से जो y की वैल्यू मिले वो 1 और 2 मिला है ना। अब इसके बाद फ्रॉम थर्ड लिखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब अगर हम इस थर्ड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि y के वैल्यूज क्या आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर -6 इस तरफ है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी y² माइनस का 5y प्लस का 6 इज इक्वल 0। माइनस का 6 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन इस टाइप की आ गई। 5 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई कराने पर 6 और ऐड करने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो 3 और 2, माइनस का 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 6, ऐड करोगे माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से जो y के वैल्यूज मिलेंगे वो प्लस का 3 और प्लस के 2 ये मिलेंगे, ठीक है। तो y के वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट आए हैं, डिफरेंट इक्वेशन से। इस वाली इक्वेशन सेकंड से 1 और 2 मिला, इक्वेशन थर्ड से 3 और 2 मिला, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम इस जगह पर, क्योंकि सेकंड इक्वेशन यही वाली तो थी, इस जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 यानी कि 3 हो गया। यहाँ पर 1 रखो तो ये भी 3, तो बिल्कुल सही है। अगर हम इस 2 को यहाँ पे पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 यानी कि 6, और 2 यहाँ पर करें तो यहाँ पे भी 6, तो यानी कि सही है ये। इस वाली इक्वेशन के लिए जो 1 और 2 आया बिल्कुल सही है। अगर आप इस जगह पर देखें कि क्या इसके लिए ये दोनों वैल्यू सही हैं, तो यहाँ पर देखो 3 को पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 5 3 का 15, 15 माइनस 5 करोगे, सॉरी हाँ 15 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, और यहाँ पर माइनस 6 बिल्कुल है यानी कि सही है, ये भी वैल्यू सही है। और 2 को यहाँ पुट करोगे 4 माइनस 5 हो जा 10, तो 4 माइनस 10 यानी कि -6, और यहाँ पर भी -6 गिवन है, यानी कि वैल्यूज तो बिल्कुल सही है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर दिखाओगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ये और ये दोनों ही क्या है हमारे पास ट्रू हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो वैल्यूज है वो हमारे पास मतलब कि एकदम सही आ रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो वी टेक द कॉमन सोल्यूशन ऑफ y, है ना। मतलब क्या है कि हम इन दोनों में से वो वाला वैल्यू लेंगे जो दोनों में ही पुट करने पर इनके वैल्यूज में कोई फर्क ना पड़े। मान लो कि अगर हम 1 लेते हैं तो 1 दोनों में नहीं, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और अगर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे सो वी टेक द कॉमन सोल्यूशन, वी टेक द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ y, ठीक है, ऑफ y। देयरफॉर जो हमारा आंसर है x = 2 और y = 2, ये हमारे वैल्यूज होंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ऐसे इक्वेशंस आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप x का वैल्यू और y का वैल्यू एक बार निकाल लोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब इस वाली इक्वेशन में क्या था कि y के अलग अलग वैल्यूज आ गए, तो हमने यहाँ पर बताया कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों के ही आंसर जो हैं वो सही हैं, और ये साइमल्टेनियसली ट्रू भी हैं। क्यों? क्योंकि हमको अलग अलग जब y के वैल्यूज इसमें पुट किए तो इसका आंसर सेटिस्फाई हो रहा था, इसमें पुट किया तो इसका आंसर भी सेटिस्फाई हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, कॉमन सोल्यूशन ले लिया दोनों का और अपने आंसर ये आ गए, है ना। ये एक स्पेशल केस भी है आपकी बुक में, तो आप इसको आराम से अच्छे से समझ लो अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें फंसते हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फंसो ना, इसलिए, है ना। देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स काफी सारे हैं ना। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज बनी हुई है आपकी बुक में, है ना। तो इसके ऊपर हम एक और लेंदी क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो जाएगा, बेसिक आपका तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b, यानी कि 4 वैल्यूज हमको फाइंड करने हैं, x, y, a एंड b। हमको इन चारों के वैल्यूज फाइंड करने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बुक ही उठानी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है 3x + 4y, ठीक है, a + b 2 और x - 2y, और यहाँ पर है 2a - b और यहाँ पर है -1, ठीक है। इक्वल में एक और मैट्रिक्स है 2
5 2 -5 4 और -1। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है और कहा गया है x y a और b के वैल्यूज बताओ। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, वही इक्वलिटी आपको दिख रही है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सिंपली करना क्या है, जो जो इक्वेशन बन रहे हैं उनको लिख दो। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये 4 इक्वेशन बन सकती हैं। तो इसके इक्वल कौन सा एलिमेंट आएगा, इसके इक्वल आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि यही इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारी इक्वेशन लिखेंगे। तो 3x + 4y इज इक्वल टू आएगा, ये वाला है ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको करो तो यहाँ से x - 2y इज इक्वल टू 4 आएगा, सेकेंड इक्वेशन हो गई। इससे निकालो एक। ठीक है, a + b इज इक्वल टू 5, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। और 2a - b इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 4, है ना। इन दोनों को सॉल्व करके x और y मिल सकते हैं हमको, क्योंकि दोनों में x और y गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में a और b गिवन है ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो इक्वेशन सेकंड जो है x - 2y इज इक्वल टू 4 गिवन है। ये इक्वेशन सेकंड है, ये x है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड है ये। अब क्या करोगे कि यहाँ से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, या फिर y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। किसी एक का वैल्यू किसी दूसरे के टर्म में फाइंड कर लो। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y को उधर भेजोगे तो 4 + 2y ये हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 2। तो 3 और x की जगह पर क्या लिखना है, 4 + 2y लिखना है। ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 2 + 4y इज इक्वल टू 2 आ गया, ये आ गया। बस इसको सॉल्व करो, है ना, इसको सॉल्व करो। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 + 6y + 4y इज इक्वल टू 2। ये हो गया 10y और 12 भेज दो उधर। तो 10y इज इक्वल टू 2 - 12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10 आएगा। यहाँ पर 10y है, y 10 × 1 = 10 कैंसिल हो गया। y का वैल्यू क्या आ गया, -1। y का वैल्यू -1 है, उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 और प्लस 2 × -1, है ना, क्योंकि y का वैल्यू -1 है। -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये -2 हो जाएगा। 4 - 2 यानी कि 2 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो x और y के वैल्यूज आ गए। हमने किस तरीके से किया, आपके सामने है सब कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली जिस तरीके से x और y के वैल्यू फाइंड करे हैं उसी तरीके से हम a और b के वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है, a + b इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। b को इधर भेज दो तो a इज इक्वल टू 5 - b, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 4 में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ लिखो फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 क्या है, वहां पे लिखा 2a - b इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो 2 और a की जगह पे हम लिखेंगे 5 - का b और -b इज इक्वल टू -5, ये आ गया। पूरी इक्वेशन आ गई b के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 5 = 10 - 2b और यहाँ पर लिखा है -का b इज इक्वल टू -5। ठीक है, देखो इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -का 3b, 10 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा उधर जा करके, -का 10 और -का 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, -3b है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 5 = 15, b इज इक्वल टू 5 आ गया। क्योंकि b का वैल्यू आ गया 5, इस 5 उठा के यहाँ पुट करो। जब यहाँ पर b का वैल्यू 5 पुट करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल 0 आ गया, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 0 है। लास्ट में लिखोगे सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5।
ये हमारे आंसर है, आखिरी में ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही आपकी बुक में है ना। तो क्या करोगे, इस तरीके से जितना हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इसका यूज करके आप इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो मैट्रिसेस के। और अगर लेक्चर समझ में आया है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके और पढ़ सके, ठीक है। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम आपको क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो बताएंगे, ऑपरेशंस कैसे होते हैं मैट्रिसेस के ऊपर वो बताएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, पढ़ते रहो और अपनी तैयारी करते रहो।